जय हिंद, जय भारत दोस्तों। भूगोल की श्रृंखला में भारत के मानचित्र के माध्यम से आज हम भारत के राज्यों की समुद्री सीमा, भारत के किन किन राज्यों की समुद्री सीमा है या किन राज्यों की सीमा समुद्र से लगती है और भारत के समुद्र तटों को क्या नाम दिया गया है और भारत के प्रमुख बंदरगाहों की चर्चा हम यहाँ करेंगे। संक्षिप्त में बगैर ज़्यादा समय लिए हुए हम अपनी यात्रा को शुरू करते हैं। भारत के 9 राज्य जो कि समुद्री सीमा को स्पर्श करेंगे। भारत का गुजरात राज्य यहाँ से समुद्री सीमा शुरू होती है, यह पहला राज्य है और यही राज्य भारत में सर्वाधिक समुद्री सीमा वाला राज्य है। अगर आपसे कहीं पूछा जाए कि भारत में सर्वाधिक समुद्री सीमा वाला राज्य कौन सा है, तो भारत में सर्वाधिक समुद्री सीमा वाला राज्य है गुजरात। फिर उसके बाद कहते हैं महाराष्ट्र आता है, महाराष्ट्र की समुद्री सीमा लगती है और महाराष्ट्र के बाद छोटा सा राज्य गोवा, और गोवा तीसरा राज्य होगा। और कहते हैं भारत में सबसे कम समुद्री सीमा अगर किसी राज्य की लगती है तो वो है गोवा। इन्हीं तीनों में मिल जाएगा आपको। सबसे ज़्यादा समुद्री सीमा लगती है गुजरात की और सबसे कम समुद्री सीमा लगती है गोवा की। फिर उसके बाद कर्नाटक आ जाता है, चौथा राज्य। फिर उसके बाद केरल आ जाता है, पांचवा राज्य। फिर तमिलनाडु आपका छठवां राज्य आ जाता है। आंध्र प्रदेश, भूल के भी तेलंगाना नहीं लगाना है, तेलंगाना की सीमा समुद्र से नहीं लगती। आपका कहते हैं आंध्र प्रदेश, और आंध्र प्रदेश के बाद 8वां राज्य है उड़ीसा और 9वां राज्य पश्चिम बंगाल। तो यात्रा हमने शुरू की थी गुजरात से। अगर हम उल्टे आएँ तो ध्यान रखना, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु के साथ केरल, कर्नाटक, गोवा, महाराष्ट्र और गुजरात। 9 राज्यों से, कुल 9 राज्यों से भारत की समुद्री सीमा लगती है या 9 राज्यों की सीमा समुद्र से लगती है, जिसमें सबसे ज़्यादा सीमा गुजरात की और सबसे कम सीमा गोवा की। भारत के समुद्र तटों को सामान्यतः 4 भागों में बांटा गया है। कहते हैं मुंबई और महाराष्ट्र वाले क्षेत्र को कोंकण कहा जाता है और उसके बाद कर्नाटक और केरल वाले क्षेत्र को मालाबार कहा जाता है। लेकिन कभी कभी इनके भाग के रूप में गुजरात के काठियावाड़ के समुद्र तट को काठियावाड़ कहा जाता है और कोंकण और मालाबार के बीच में कनारा तट की बात भी करते हैं। कभी कभी ये छोटे तट भी आ जाते हैं, लेकिन मुख्यतः कहते हैं पश्चिम में आपके 2 तट हैं। पश्चिम में 2 तट हैं, एक कोंकण और एक है मालाबार। इसी मालाबार पे आएंगे पुर्तगाली वास्को डी गामा। ध्यान रखना, मालाबार। और वैसे भी कहते हैं केरल कर्नाटक जाते हैं तो व्यक्ति मालामाल हो जाते हैं, तो मालामाल से याद कर लेंगे मालाबार। और यहाँ कोंकणी लैंग्वेज बोली जाती है तो कोंकण तट। फिर कहते हैं आपके तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश वाले क्षेत्र को कोरोमंडल कहा जाता है और उड़ीसा और बंगाल के क्षेत्र को उत्तरी सरकार कहा जाता है, जहाँ पर जगन्नाथ सरकार हैं। जिस उड़ीसा में जगन्नाथ सरकार हैं उसको नाम देंगे हम उत्तरी सरकार, और तमिलनाडु वाले क्षेत्र को कहेंगे हम कोरोमंडल। तो हमारे समुद्र तटों के नाम भी 4 भागों में बढ़ जाएंगे। उत्तरी सरकार, उड़ीसा और आसपास का क्षेत्र उत्तरी सरकार, आपके आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु वाला क्षेत्र कहलाएगा कोरोमंडल, यहाँ केरल और कर्नाटक वाला क्षेत्र कहलाएगा मालाबार और बाकी का कहलाएगा कोंकण। तो ये समुद्र तट भी हो गए। अब हम संक्षिप्त में बात कर लेते हैं बंदरगाहों की, जहाँ से लगातार प्रश्न पूछे जाते हैं। तो हम यात्रा शुरू करेंगे सबसे पहले कांडला बंदरगाह से। कांडला बंदरगाह जो कच्छ की खाड़ी में स्थित है, ये भारत का पहला महत्वपूर्ण बंदरगाह है और ये एक ज्वारीय बंदरगाह है। ज्वार और भाटे से जो बंदरगाह नियंत्रित होता है वो बंदरगाह कांडला बंदरगाह है। और कांडला बंदरगाह का नाम अब परिवर्तित करके आदरणीय पंडित दीनदयाल उपाध्याय के नाम पर कर दिया गया है, तो उसे पंडित दीनदयाल उपाध्याय बंदरगाह बोला जाता है। यह भारत का पहला स्पेशल इकोनॉमिक जोन था। 2005 में भारत का पहला स्पेशल इकोनॉमिक जोन इसी गुजरात के कांडला में बनाया गया था। दूसरा बंदरगाह मुंबई या बम्बई के रूप में आएगा और जहां बंदरगाहों की एक श्रृंखला सी मिलेगी, मिन्हा सिवा बंदरगाह और पंडित जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह। ये दोनों बंदरगाह आपको बम्बई में मिलेंगे और बम्बई एक प्राकृतिक बंदरगाह है, प्राकृतिक नेचुरल बंदरगाह है। बंदरगाह के साथ उसका स्वरूप भी पूछा जाता है कि कौन सा कृत्रिम है, कौन सा प्राकृतिक है, कौन सा बड़ा है, कौन सा गहरा है, कौन सा ज्वारीय है। तो ज्वारीय बंदरगाह है आपका कांडला
फिर उसके बाद प्राकृतिक और भारत का सबसे बड़ा और सबसे व्यस्त बंदरगाह है बम्बई, जिसमें मीना सिवा भी मिलेगा, और उसके बोझ को कम करने के लिए पंडित जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह, जो कि प्राकृतिक है। और इसी बड़े और प्राकृतिक बंदरगाह के कारण आज बम्बई भारत की आर्थिक राजधानी है। सबसे ज़्यादा समुद्री व्यापार अगर कहीं से होता है तो आपके बम्बई से, और अंग्रेजों ने इसे गेटवे ऑफ इंडिया कहा और वहाँ पर गेटवे ऑफ इंडिया बनाया भी। समुद्र के तट पर 1911 में कहते हैं जॉर्ज पंचम के सम्मान में बनाया गया था गेटवे ऑफ इंडिया। इसे भारत का प्रवेश द्वार कहा जाता है। फिर हम आ जाते हैं गोवा में, मार्मा गोवा, जिसमें ज़्यादा याद करने की जरूरत नहीं है। मार्मा गोवा में वैसे ही गोवा है, तो मार्मा गोवा बंदरगाह आपका कहते हैं गोवा में। फिर आएंगे न्यू मंगलौर। न्यू मंगलौर बंदरगाह कर्नाटक में मिलेगा हमें। न्यू मंगलौर बंदरगाह कर्नाटक में मिलेगा। कोच्चि बंदरगाह केरल में मिलेगा। हम बड़े और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के बंदरगाहों की बात कर रहे हैं। कोच्चि बंदरगाह जो शिपयार्ड भी है, शिपयार्ड बोले तो जहाँ शिप बनते हैं और शिप की मरम्मत भी होती है, शिपयार्ड जहाँ पर शिपों के निर्माण का कार्य होता है। ये हमने पश्चिम के बंदरगाह देखे। अब हम पूर्व के क्षेत्र में बंदरगाह में जाएंगे तो हमें तमिलनाडु में ही 3 बंदरगाह मिलेंगे, और तमिलनाडु के दक्षिण में सबसे हमें मिलेगा बंदरगाह तूतीकोरन। तूतीकोरन बंदरगाह जो सबसे उथला है, और उथले बंदरगाह में मछली बहुत मिलती है, इसलिए इस तूतीकोरन बंदरगाह को मत्स्य बंदरगाह भी कहते हैं। मत्स्य बंदरगाह भी कहते हैं। फिर उसके बाद आता है मद्रास बंदरगाह, चेन्नई बंदरगाह। मद्रास चेन्नई बंदरगाह, जिसको अब चेन्नई बंदरगाह बोलते हैं, ये कृत्रिम बंदरगाह है, और पूर्व के सबसे बड़े बंदरगाहों में दक्षिण के प्रवेश द्वार के रूप में इस मद्रास के बंदरगाह को, चेन्नई के बंदरगाह को पढ़ा जाता है। और ये एक कृत्रिम बंदरगाह है, आर्टिफिशियल है। जैसे बंबई प्राकृतिक था, गुजरात ज्वारीय था, ये कृत्रिम बंदरगाह है। चेन्नई बंदरगाह कृत्रिम बंदरगाह है। और उसी के ऊपर कहते हैं एन्नौर बंदरगाह, जिसको के कामराज नाम दिया गया है, कांग्रेस के एक दिग्गज नेता के कामराज के नाम पर एन्नौर बंदरगाह। ये भारत का पहला टोटली फुलिस्ट कहते हैं कंप्यूटराइज्ड, कंप्यूटर से कहते हैं संचालित होने वाला पहला बंदरगाह है तमिलनाडु में एन्नौर बंदरगाह। फिर हम ऊपर बढ़ते हैं आंध्र प्रदेश में। आंध्र प्रदेश में कहते हैं कि विशाखापट्टनम बंदरगाह, जो विशाखापट्टनम बंदरगाह भारत का सबसे गहरा बंदरगाह है। सामान्यतः यही प्रश्न बार बार आता है कि भारत का सबसे गहरा बंदरगाह कौन सा है, तो भारत का सबसे गहरा बंदरगाह विशाखापट्टनम है। और इसको डॉल्फिन नोज, पहाड़ की एक पट्टी, पहाड़ की एक शाखा बाहर जो निकली है, वो इस बंदरगाह को विशिष्ट बनाती है। वो डॉल्फिन नोज विशाखापट्टनम में है। और सामरिक दृष्टि से भी इस विशाखापट्टनम बंदरगाह का महत्व बहुत ज़्यादा है, इसलिए भारत की पहली परमाणु पनडुब्बी INS अरिहंत का जलावतरण भी कहाँ किया गया था, विशाखापट्टनम में। चीन की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है आपका विशाखापट्टनम, तो ये सबसे गहरा भी है, ध्यान रखना। और भारत का ये ओल्डेस्ट शिपयार्ड है। भारत में शिपयार्ड का सबसे पुराना उदाहरण है विशाखापट्टनम। अब आ जाते हैं हम उड़ीसा के पारादीप बंदरगाह पर। उड़ीसा में भी एक अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह है जिसका नाम है पारादीप। अब आते हैं हम भारत के पश्चिम बंगाल की राजधानी कलकत्ता में, जो ब्रिटिश काल से ही काम कर रहा है। भारत के सबसे पुराने बंदरगाहों में से एक, या सबसे पहला बंदरगाह कलकत्ता, जहां पर एक नदी बंदरगाह मिलेगा जिसको हम हुगली बंदरगाह कहते हैं। इसको पहले डायमंड हार्बर भी कहा जाने लगा था, लेकिन अभी इसे श्यामा प्रसाद मुखर्जी बंदरगाह नाम दिया गया है। जैसे पंडित दीनदयाल उपाध्याय बंदरगाह नाम दिया गया है कांडला को, ऐसे ही कलकत्ता बंदरगाह को नाम दिया गया है श्यामा प्रसाद मुखर्जी बंदरगाह। तो दोस्तों, ये थी हमारी भूगोल में समुद्र से लगने वाले राज्य, समुद्र के तटों का नाम, और कहते हैं कुछ महत्वपूर्ण बंदरगाह। ऐसी ही जानकारी के साथ हम फिर से आपसे जुड़ेंगे। आप ऐसी जानकारी के लिए हमसे जुड़ें। जय हिंद, जय भारत।